Hello students, this video is about derivation of first law and derivation of third law of motion from second law. And इस derivation की ज़रूरत क्यों पड़ी? Because हमारे पास एक question है कि उस question में पूछा गया है कि show that Newton's second law is a real law of motion. और न्यूटन सेकेंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसीलिए हम कह सकते हैं हेंस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन. वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. एंड सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंड वी नो दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू में velocity and it is denoted by P. So how can we derive first law from Newton's second law of motion? एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी. इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मीन्स फोर्स जब ज़ीरो होगा तो यू इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू एम ए. ये इक्वेशन कहाँ से आई? F is directly proportional to dp by dt and we know that momentum is the product of mass into velocity. तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं m dv by dt, क्योंकि मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता. एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वक्त के साथ, टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल a. सो F इज इक्वल्स टू एम ए. ये इक्वेशन यहाँ से डेराइव हुई है. सो इफ़ F इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, देन एम ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास? ज़ीरो, क्योंकि मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं हो सकता. एक्सेलरेशन में भी ज़ीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बट मास नेवर बी ज़ीरो. So by putting this equation in first equation of motion, that is v is equals to u plus at. Acceleration की वैल्यू जब हमने इसमें पुट करी, then we have v is equals to u. So this implies that ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, जब तक कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ तब तक उसकी इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड के बराबर है. मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही बराबर है. और यही चीज़ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहता है. नाउ डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम एफ ए बी से डिनोट कर रहे हैं, देन बी ऑब्जेक्ट भी ए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको हम एफ बी ए की से डिनोट कर रहे हैं. सो देयर इज़ एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और अपोजिट होने की वजह से इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, लेकिन इनका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ये नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट नेचर की वजह से. सो अब हमें डेराइव करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ माइनस बी ए फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. वी नो दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और वी कैन राइट इट एज एम डी वी बाई डी टी, और वी कैन राइट इट एज डी पी बाई डी टी. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. सो कंसीडर किया हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसको बाहर के सिस्टम से कोई भी मतलब ना हो. मीन्स अगर ये
ये सिस्टम इस बॉक्स के अंदर है तो एक्सटर्नल कंडीशन से इसको कोई लेना देना ना हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड, जो आइसोलेट रहे, जिसको दूसरे से कोई मतलब ना हो। एंड FAB इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी B, जो कि B बॉडी के ऊपर लग रहा है, A ने लगाया है। एंड FBA इज अ फोर्स जो कि A बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और B बॉडी ने अप्लाई किया है। सो दिस इज अ रिएक्शन एक्शन फोर्स, इसने एक्शन किया पहले, एंड दिस फोर्स इज रिएक्शन, ये उसका क्या हो गया, रिएक्शन। So according to Newton's second law of motion, force is directly proportional to rate of change of linear momentum. So for FAB means A ने फोर्स अप्लाई किया है B के ऊपर, उसके लिए जो मोमेंटम होगा, मतलब एक्शन फोर्स के लिए जो मोमेंटम होगा, दैट इज dPA/dt, एंड जो रिएक्शन के लिए फोर्स होगा हमारे पास, दैट इज dPB/dt। जब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे FAB प्लस FBA, देन वी हैव d/dt PA प्लस PB। P and PB आर द लीनियर मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट A एंड फॉर ऑब्जेक्ट B। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये दोनों ही क्या होंगी, कांस्टेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट, क्योंकि लीनियर मोमेंटम फॉर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट होता है। सो जिसको हम डिनोट कर रहे हैं C से, C एक कांस्टेंट है, और वी नो दैट हम जब किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 0, C एक कांस्टेंट है, उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल d/dt ऑफ 2 इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। वैसे ही सिमिलर वे में C इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, C का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। अगर C की जगह हमारे पास t होता, d/dt, तब इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर आ जाता। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल मोमेंटम है, टोटल लीनियर मोमेंटम है, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हो गया, उसको हमने C से डिनोट कर दिया, और उस कांस्टेंट का हमने जब डिफरेंशिएशन किया विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन इसलिए किया क्योंकि जब हम इस कांस्टेंट टर्म C को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन में, तो वी हैव दिस इक्वेशन d/dt इनटू में C। इट मीन्स हमें इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया विच इज़ इक्वल्स टू 0, और तब इसकी वैल्यू हमने जब इसमें पुट करी, देन वी हैव FAB प्लस FBA विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस FBA फोर्स को जब हम इक्वल टू के इधर की साइड लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में, देन वी हैव FAB इज इक्वल्स टू माइनस FBA। मीन्स ये तो था हमारे पास एक्शन फोर्स, और ये क्या हो गया, हमारे पास रिएक्शन फोर्स था। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दिस नेगेटिव साइन कम्स, एंड विच इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और जो कि क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं, और हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए वी कैन से दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन।